Welcome to the live session of Manu Law classes. We are going to discuss today's newspaper, 6th of December 2023. I am Naresh Sharma. Let's start. स्टूडेंट, आज हमारे पास में काफी अच्छी न्यूज है और एग्जाम के पर्पज से काफी इंपॉर्टेंट भी है। जो आपको एग्जाम में जहां से बार बार क्वेश्चंस आते हैं उन टॉपिक्स को हम डेली डिस्कस करते हैं। एक पॉइंट और मैं आपके साथ में डिस्कस करूंगा कि हमारा मेन जो फोकस रहने वाला है वो क्वालिटी पर रहेगा। हम क्वांटिटी की बजाय क्वालिटी पर फोकस करेंगे और हम भले ही कम न्यूज डिस्कस करें बट उस न्यूज को इतना डिटेल में इतने अच्छे से डिस्कस करेंगे कि आप गो थ्रू हो जाएंगे उस टॉपिक से और यू कैन इजीली डील विद दैट क्वेश्चन इफ कम्स इन योर एग्जाम। आइए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट पॉइंट हमारे पास क्या है? द ग्लोबल क्लाइमेट 2020 2011 to 2022 अ डिकेड ऑफ एक्सेलरेशन। अभी एक रिपोर्ट आई है और किसने रिपोर्ट जो है ये पब्लिश की है, उसका नाम है वर्ल्ड मेटेरोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। और इस रिपोर्ट का नाम क्या है? वो इस रिपोर्ट का नाम है, क्या नेम है? द ग्लोबल क्लाइमेट 2011 to 2020 अ डिकेड ऑफ एक्सेलरेशन। ये इस रिपोर्ट का नेम है। ओके, अब क्या है इसमें कुछ फाइंडिंग्स अभी हमको न्यूज़पेपर में मिली है जो काफी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए कि अब तक का जो 2020 तक का ये जो डिकेड रहा 11 से 20 तक, ये अब तक की हिस्ट्री में द वार्मेस्ट डिकेड रहा। मींस सबसे ज्यादा हॉट डिकेड रहा। जो टेम्परेचर रहा इस ड्यूरेशन का 2011 से 2020 तक, ये अच्छा खासा टेम्परेचर इस डिकेड में हमें देखने को मिला। दूसरी बात, एक चीज और रही, दिस डिकेड सॉ द लोएस्ट नंबर ऑफ डेथ्स फ्रॉम एक्सट्रीम इवेंट्स। इस डिकेड की अच्छी बात एक ही रही, जो एक्सट्रीम इवेंट्स होती हैं। नाउ यू कैन थिंक दैट व्हाट इज और व्हाट आर एक्सट्रीम इवेंट्स। ये वो इवेंट्स होती हैं जो क्लाइमेटिक कंडीशंस, वेदर रिलेटेड कंडीशंस में होती है। जैसे ड्राउट हो गया, ठीक है, और क्या हो गया? फ्लड हो गया, सुनामी हो गया, हीट वेव्स हो गया। ये सब क्या रही है? एक्सट्रीम वेदर कंडीशंस। तो इस रिपोर्ट का कहना है कि इस डिकेड में जो डेथ हुई है वो काफी कम हुई है। मींस प्रीवियस डिकेड से अगर हम कंपेयर करें तो इस डिकेड में जो डेथ है वो बहुत कम हुई है। अब इसका कारण क्या रहा? तो इसका रीजन रहा कि अर्ली वार्निंग सिस्टम्स एंड डिजास्टर मैनेजमेंट। ये क्या होता है? ड्यू टू बेटर अर्ली वार्निंग सिस्टम्स। देखो, ये वो सिस्टम है कि कोई भी इवेंट होने से पहले वेदर कंडीशंस को क्या कर लिया जाता है? प्रिडिक्ट कर लिया जाता है और उस जोन में, उस रीजन में रहने वाले लोगों के साथ में क्या कर दिया जाता है? उस इंफॉर्मेशन को शेयर कर दिया जाता है। दैट मीन्स पीपल आर वार्न्ड दैट देयर इज गोइंग टू बी हैपन सम एक्सट्रीम इवेंट। तो लोगों को पहले ही वार्निंग दे दी जाती है कि आप इस पर्टिकुलर रीजन से इवैक्यूएट कर जाइए। गवर्नमेंट अथॉरिटीज भी उस वार्निंग सिस्टम के अकॉर्डिंग अपने आप को प्रिपेयर कर लेती है और जो होने वाला डिजास्टर है उससे होने वाली जो लॉसेस है लाइफ एंड प्रॉपर्टी का, लाइफ एंड प्रॉपर्टी का जो जो लॉस होना है, डिस्ट्रक्शन होना है, उस पर क्या कर लेते हैं? प्री प्लान एक्शन वो लेते हैं और उसकी वजह से बहुत ज्यादा डेथ या प्रॉपर्टी का जो डिस्ट्रक्शन है वो कम हो जाता है। दूसरी बात आती है इसी में क्या कि डिजास्टर मैनेजमेंट। जब गवर्नमेंट अथॉरिटीज के पास में पहले से ही वार्निंग होती है, जैसे अभी मिजोंग जो साइक्लोन आया है उसको लेकर के गवर्नमेंट ने पहले ही वार्निंग्स दे दी थी, अपने आप को प्रिपेयर कर लिया था। इवन नेशनल लेवल पर प्रधानमंत्री अमित शाह, डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, वो लोग एक्टिव हो गए थे, ये इंस्टीट्यूट्स पहले ही एक्टिव हो गए थे। यदि ये जो साइक्लोन आएगा
जो मिजोंग नाम का साइक्लोन है, जो भी हम 2 दिन हम पढ़ चुके हैं, तो उसके लिए हम पहले से ही क्या है, प्रिपेयर्ड हैं। तो अभी जब ये चेन्नई में आया, इधर अब आंध्र प्रदेश में भी आ गया, तो इससे लॉसेस हुए, लेकिन उतने लॉसेस नहीं हुए जो आज से 20 मीन्स मैं कहूँ कि 20 इयर्स पहले जो होते थे। बिकॉज उस समय अर्ली वार्निंग सिस्टम नहीं था, लोगों को पता ही नहीं चल पाता था कि कोई डिजास्टर आने वाला है, कोई सुनामी आने वाली है, कोई फ्लड आने वाला है, बहुत ज्यादा बरसात होने वाली है। अभी तो आप क्या कर सकते हो, गूगल पर जा करके वेदर रिपोर्ट देख सकते हो, वेदर रिपोर्ट देख सकते हो ना, कि अभी बहुत सारे लोग हैं, जैसे मैं भी ऐसा करता हूँ कई बार कि मुझे शहर से कहीं बाहर जाना होता है कहीं भी, तो गूगल पर हम 5-6 दिन की क्या देख लेते हैं, वेदर रिपोर्ट देख लेते हैं, और इस कंडीशन के अकॉर्डिंग अपनी जर्नी को हम प्लान प्लान कर लेते हैं। तो इससे क्या हुआ है, डेथ वगैरह है वो कम हुई है। एक अच्छी बात और देखने को मिली कि इस डिकेड में जो ओजोन ओजोन होल है जो डिप्लीट हो गया है, उसकी एक रिकवरी के साइन हमको देखने को मिले हैं कि ये ओजोन होल क्या हो रही है, रिकवर हो रही है। अब आपको पता होना चाहिए कि ये ओजोन होल क्या है। देखो, नॉर्मली हमारे एटमॉस्फेयर में ओजोन लेयर, ओजोन गैस की एक लेयर होती है, ठीक है। उसका काम क्या होता है, जो सन की तरफ से आने वाली रेज हैं उनको फिल्ट्रेशन का काम करती है। मींस द ओजोन लेयर स्टॉप्स और फिल्ट्रेट द हार्मफुल हार्मफुल जो है रेज ऑफ द सन, उनको नीचे आने से क्या करती है, ये फिल्टर करती है, और जो हार्मफुल रेज होती है उनको क्या कर लेती है, ये अपने या तो एब्जॉर्ब कर लेती है या जो है रिफ्लेक्ट करके बैक कर देती है। क्लियर। तो हुआ क्या था कि इसमें कई जगह पर क्या हुआ कि इसमें होल हो गए, ठीक है, इसमें होल हो गए बीच में ऐसे। तो उससे क्या हुआ कि जो हार्मफुल रेज है वो विदाउट फिल्ट्रेशन मीन्स कहाँ आ रही है, हमारे अर्थ के सरफेस पर आ रही है। और वो जो हार्मफुल रेज हैं उससे क्या होता है, हमको बॉडी में बहुत सारी प्रॉब्लम होती हैं, जैसे कैंसर होता है, स्किन डिजीज होती है, हेयर फॉल से रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकती है, मेंटल प्रॉब्लम हो सकती है, इचिंग जैसी प्रॉब्लम हो सकती है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स उसकी वजह से हमको होती है। तो अच्छा साइन इस बार देखने को ये मिला कि ओजोन का जो डिप्लीशन है वो कम हुआ है, और उसमें रिपेयरिंग जो है स्टार्ट हुई है, उसकी रिकवरी भी स्टार्ट हुई है। एक चीज और इसमें से निकल के आई कि जो ग्लेशियर्स हैं वो 1 मीटर पर ईयर की एवरेज रेट से क्या हो रहे हैं, वो क्या हो रहे हैं, थिन हो रहे हैं, पतले हो रहे हैं। मींस जो ग्लेशियर्स हैं वो क्या हो रहे हैं, पिघल रहे हैं। ध्यान रखिएगा आपको कि मेल्टिंग ऑफ द ग्लेशियर, मेल्टिंग ऑफ द ग्लेशियर किसकी वजह से हो रहा है, ये हो रहा है ग्लोबल वार्मिंग की वजह से, ग्लोबल वार्मिंग की वजह से। मींस ग्लोब का जो टेम्परेचर है, अर्थ में अर्थ का जो टेम्परेचर है एटमॉस्फेयर की तरफ, वो क्या हो रहा है, वो इंक्रीज हो रहा है, प्लस हो रहा है वो। तो उससे ग्लेशियर क्या होंगे भाई, देखो जब जब हीट बढ़ेगी तो जो बर्फ है, जो आइस है, वो क्या होगी, पिघलेगी। तो वही सिस्टम किसके साथ में हो रहा है, इनके साथ में भी हो रहा है, ग्लेशियर के साथ में। क्लियर हो गई बात। और इसमें से हम क्या देख सकते हैं कि इस बार जो कैजुअलिटीज हैं वो भी कम हुई है, किसकी वजह से, जो होती थी पहले, जो हीट वेव्स की, कहते हैं ना लू लग गई है ना, तो गर्मियों में जो डेथ हो जाती थी सनस्ट्रोक से, हीट वेव से, वो इस बार कम हुई है। और ट्रॉपिकल साइक्लोन्स जो हैं, ये इस बार सबसे बड़ा रीजन रहे हैं इकोनॉमिक लॉसेस का, ठीक है, क्योंकि जब ट्रॉपिकल साइक्लोन्स आते हैं तो बहुत ज्यादा डिवास्टेशन ये करते हैं, बहुत सारी जो बिल्डिंग्स वगैरह होती हैं, है ना, या इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर होता है उसको भी क्या करते हैं, ये डिस्ट्रॉय कर देते हैं। तो इकोनॉमिक लॉसेस सबसे ज्यादा किससे हुए, ट्रॉपिकल साइक्लोन से। अब इसकी रिपोर्ट किसने जो है इशू की है, पब्लिश की है, तो उसका नाम है वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। तो इट इज नॉर्मली एक्सपेक्टेड दैट यू कैन एक्सपेक्ट सम क्वेश्चंस रिलेटेड विद वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। ये यूएनओ की स्पेशल एजेंसी है, यूनाइटेड नेशंस की क्या है, एक स्पेशल एजेंसी है। और ये इससे
एटमॉस्फेयर में जो जो इवेंट्स होती हैं अर्थ के एटमॉस्फेयर में, अब वो क्लाइमेट से रिलेटेड हो, ओशियंस का कुछ इश्यू हो, क्लाइमेट का हो, वाटर डिस्ट्रीब्यूशन का हो, उन सब पर ये अपनी बात रखती है यूएन की तरफ से। और इस ऑर्गेनाइजेशन का जो ओरिजिन हुआ वो इंटरनेशनल मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन के रूप में हुआ। ठीक है, उस समय हम इसको क्या कहते थे, आईएमओ कहते थे। ठीक है, और इसका एस्टेब्लिशमेंट उस समय 1873 में हो चुका था। क्लियर। लेकिन बाद में इसका नाम बदल के क्या रखा गया, 1950 में इसका एस्टेब्लिशमेंट हुआ और इसका नाम रखा गया WMO, वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। और उसी समय ये यूएनओ की एक स्पेशल एजेंसी बन गई। और फिर मेट्रोलॉजी से रिलेटेड, हाइड्रोलॉजी से रिलेटेड, जियोफिजिकल साइंसेस से रिलेटेड ये अपनी रिपोर्ट्स वगैरह पब्लिश करता रहता है यूएनओ की तरफ से। इसका हेडक्वार्टर कई बार पूछा गया है, हेडक्वार्टर कहाँ पे है इसका, इसका हेडक्वार्टर है जिनेवा में, और जिनेवा कहाँ पर है, स्विट्जरलैंड में। ये आपके पास में इंपॉर्टेंट न्यूज डिस्कस हो गई। अब बात करते हैं हम सेकंड नंबर न्यूज की, COP28। पीएम मोदी जी ने अभी इस COP28 को क्या किया, एड्रेस किया है। ठीक है, वो अपनी स्पीच वगैरह दी। तो हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट हो जाता है कि करंटली 2023 में COP का कौन सा सेशन हुआ, तो ये हुआ 28th। ध्यान रखना, ये जो नाम है इसके सेशन का है कि ये 28th वाली जो है इसकी समिट है। ये ध्यान रखने वाली बात है, कई बार इस तरह से क्वेश्चंस आपको एग्जाम में मिल जाते हैं। इस बार इसको होस्ट कौन कर रहा है, तो यूनाइटेड अरब एमिरेट्स इसको क्या कर रहा है, होस्ट कर रहा है। इसकी होस्टिंग कंट्री है और 30 नवंबर से लेकर के 12 दिसंबर तक चलेगी दुबई में। क्लियर। अब जब कोई कंट्री इसको होस्ट करता है तो वही उसका प्रेसिडेंट होता है। तो इस बार COP28 का जो हेड है, प्रेसिडेंट, वो कौन है, डॉक्टर सुल्तान अल जबेर है। ठीक है, और वो सारा का सारा काम इसका करेंगे। अब यहाँ पर एक कंट्रोवर्सी बन गई कि भाई एक तरफ तो आप ये कह रहे हो कि हम धीरे धीरे करके फॉसिल फ्यूल्स को फेज आउट करेंगे, उनको कम करेंगे, लेकिन जो कंट्री इस मीटिंग को होस्ट कर रहा है उस कंट्री की सारी इकोनॉमी किससे चलती है, फॉसिल फ्यूल से चलती है। और यदि ये जो मिडिल ईस्ट के जो कंट्रीज हैं, अरबियन पेनिनसुला साइड की जो कंट्रीज हैं, यदि इनका फॉसिल फ्यूल बिकना बंद हो जाए तो इनकी इकोनॉमी चरमरा जाएगी, बिल्कुल बहुत बुरी स्थिति में पहुंच जाएगी, क्योंकि इनके पास अर्निंग का जो सबसे बड़ा सोर्स है वो क्या है, फॉसिल फ्यूल्स है। ठीक है, तो अब आप सोचिए कि जो कंट्री इसको हेड कर रहा है वो कभी चाहेगा कि हमारी इकोनॉमी क्या हो जाए, डिस्ट्रॉय हो जाए। तो इसको लेकर के इशू रहे कि भाई आप फॉसिल फ्यूल्स को फेज आउट करना चाह रहे हो, लेकिन लीडरशिप कौन कर रहा है, वो कंट्री जो फॉसिल फ्यूल के बेसिस पर उसकी सारी इकोनॉमी चलती है। ठीक है, और अच्छा मुझे एग्जांपल दीजिए फॉसिल फ्यूल का आप कमेंट में कि फॉसिल फ्यूल कौन कौन से होते हैं। ऑफर्स टू होस्ट, अच्छा इंडिया ने और क्या किया, इंडिया ने ऑफर किया है कि भाई 33rd जो 33वीं एडिशन है COP का 2028 में होना है, इसको हम होस्ट करना चाहते हैं 2028 में। ध्यान रखिएगा इस बात को। ठीक है, तो अर्जिंग डेवलप्ड कंट्रीज टू वैकेट कार्बन, और हमने ये कहा कि जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं 2050 तक आते आते जो कार्बन स्पेस आपने ऑक्यूपाई कर रखा है, मींस आपके यहाँ सबसे ज्यादा, आपके यहाँ मतलब डेवलप्ड कंट्रीज है, आपके यहाँ सबसे ज्यादा क्या हुआ, इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ, और उसकी वजह से क्या हुआ, बहुत ज्यादा CO2 का एमिशन हुआ। तो मींस इंडिया का क्या कहना है, डेवलपिंग कंट्रीज का ये कहना है कि जो डेवलप्ड कंट्रीज है वो क्या करें, अपने CO2 को सबसे पहले रिड्यूस करें, आप जीरो लेवल पर लेकर के आए। बिकॉज जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं अभी तक उनमें इंडस्ट्रियलाइजेशन तो हुआ ही नहीं है, और सारा इंडस्ट्रियलाइजेशन किसने कर लिया, डेवलप्ड कंट्रीज ने। तो एक्चुअल में फॉसिल फ्यूल सबसे ज्यादा किसने बर्न किए, इन डेवलप्ड कंट्रीज ने। तो भैया पहले आप इसको क्या करो, खाली करो स्पेस को, आप अपने यहाँ CO2 वगैरह ये जो है इनको कम करो, आप फॉसिल फ्यूल का कंजम्पशन कम करो, आप सोलर लाइट की तरफ आओ, आप हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी की तरफ आओ, आप अपने व्हीकल्स में जो डीजल पेट्रोल इनको जलाना बंद करो, तब हम कुछ कर पाएंगे। ये किसका कहना है, इंडिया का कहना है, और ये सही भी है। तो इंडिया ने दो बात रखी है कि भाई
2028 की जो मीटिंग है उसको हम होस्ट करना चाहते हैं और जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड का जो इमिशन है या ऐसी और भी जो गैसेस हैं उनके इमिशन को कम किया जाए, किसके द्वारा? डेवलप्ड कंट्रीज के द्वारा। इंडिया ने और क्या कहा? उन्होंने कहा कि ग्रीन क्रेडिट इनिशिएटिव हमने जो है लिया है, इंडिया ने एक ग्रीन क्रेडिट इनिशिएटिव लिया है, ठीक है। उसके थ्रू हम किस तरफ काम करेंगे? ग्रीन एनर्जी की तरफ हम काम करेंगे, उसको प्रमोट करेंगे, उसमें इन्वेस्टमेंट को हम बढ़ाएंगे, ठीक है। ये काम किसने किया है? इंडिया ने कहा है। द प्रपोजल टू होस्ट सीओपी, अब देखो बात क्या आई, इंडिया ने कहा भाई हम इसको होस्ट करना चाहते हैं 2028 में। तो अब इसके लिए कैसे डिसाइड होगा? तो जो बाकी के कंट्रीज हैं, अप्रूवल फ्रॉम यूएनएफसीसीसी, इसकी फुल फॉर्म लिखिए आप कमेंट में कि क्या इसकी फुल फॉर्म है, ठीक है। उनकी जो सिग्नेटरीज हैं यदि वो एक्सेप्ट कर लेंगे तो इंडिया फिर से क्या करेगा? सीओपी को होस्ट करेगा, जबकि इंडिया ने कब की थी? 2002 में की थी पहली बार, और दूसरी बार कौन सी हो जाएगी फिर? 2028 वाली हो जाएगी, यदि इंडिया का ये ऑफर एक्सेप्ट हुआ, प्रपोजल एक्सेप्ट हुआ तो, ठीक है। तो बात क्या हो रहा है कि मोदी जी ने इसमें एक क्रिटिसिज्म भी किया इस मीटिंग में। उन्होंने कहा कि जो डेवलप्ड वर्ल्ड है, ठीक है, वो सारे के सारे ग्लोबल साउथ को और पूरे वर्ल्ड को क्या कर रहा है? अफेक्ट कर रहा है। मींस भाई कर्म तो करो, जो मींस ग्लोबल वार्मिंग तो बढ़ाए कौन? डेवलप्ड कंट्रीज। वो उसको भुगते कौन? गरीब देश, ग्लोबल साउथ। तो ये इनका कहना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज की तरफ। अभी दिल्ली गवर्नमेंट का, सॉरी, जो दिल्ली हाई कोर्ट है, ऑनरेबल दिल्ली हाई कोर्ट, उन्होंने अपना एक डिसीजन दिया और ये काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। देखो बैकग्राउंड क्या है इस न्यूज का, कि दिल्ली में गवर्नमेंट की जो स्कूल्स है, ईडब्ल्यूएस का उनमें कुछ कोटा चलता है, और उसमें क्या नियम चला हुआ था? उसमें नियम ये चला था कि जिनकी भी इनकम, ठीक है, 1 लाख के फेज में रहेगी, 1 लाख के थ्रेशोल्ड में रहेगी, उनको ईडब्ल्यूएस का कोटा मिल जाएगा स्कूल्स के एडमिशन में, ठीक है, ये कहा। अब आप खुद से सोचिए कि आप केवल जिसकी इनकम 1 लाख या उससे कम है उसको गरीब मान रहे हो, कमजोर मान रहे हो, तो ऐसी जनसंख्या तो बहुत कम है। बात समझ में आ रही है कि जिनकी 1 लाख की इनकम पर एनम हो, तो ये तो बहुत ज्यादा स्थिति में हो गई। तो हाई कोर्ट ने ये कहा कि दिल्ली में रह करके 1 लाख की इनकम में अपना गुजारा करना बहुत टेढ़ी खीर है। तो हाईकोर्ट ने कहा कि इसको बढ़ा करके आप 5 लाख करो। मतलब इनका सेंस क्या निकल रहा है कि जो लोग दिल्ली में रह करके 5 लाख कमा रहे हैं वो भी कोई बहुत ज्यादा रिच सेक्शन नहीं है सोसाइटी का। मींस आप यदि केवल 1 लाख वालों को ही पुअर मानोगे, इकोनॉमिकली वीकर वीकर सेक्शन मानोगे, तो बहुत कम लोग रह जाएंगे। ये तो फिर झुग्गी झोपड़ी वाले और बस वहीं तक चीजें रह जाएंगी। मींस वो लाभ उसका नहीं मिलेगा। इसमें कुछ और भी इश्यूज थे। वो इश्यूज क्या थे कि जब एडमिशन के लिए कोई पेरेंट्स जा रहे हैं अपने बच्चे का एडमिशन कराने के लिए किसी स्कूल में, ठीक है, तो उनसे कहा जाता था कि ये लो फॉर्म और अपनी इनकम को आप क्या कर दो, यहाँ पर डिक्लेयर कर दो। तो वो तुरंत उसमें अपने मन से इनकम भर देते थे और उनका एडमिशन हो जाता था। तो क्या इसमें चांसेस नहीं है कि इसमें क्या हो, करप्शन हो सकता है ना। तो इसमें इसकी वजह से भी इश्यूज हुए। अब हमारे लिए इम्पोर्टेंट क्या है? ये 1 लाख और 5 लाख हमारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। हमारे लिए इम्पोर्टेंट है जो ईडब्ल्यूएस से रिलेटेड अमेंडमेंट आया था, कॉन्स्टिट्यूशन में जो अमेंडमेंट किया गया था। तो उस अमेंडमेंट का नंबर क्या था? 103। ये इस कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल का जो है एक्ट का नंबर था। कौन सा एक्ट पर जो है अमेंडमेंट है? ये 103, ये अमेंडमेंट नंबर है। अच्छा, अब इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। अबाउट पार्लियामेंट ने हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड किया 103rd अमेंडमेंट एक्ट से। कौन से ईयर में किया? 2009 में। तो ये देखो, ये फैक्ट भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इसका ईयर भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। और ईडब्ल्यूएस के लिए कितना रिजर्वेशन इन्होंने दिया है? तो 10% का रिजर्वेशन दिया है। ईडब्ल्यूएस की जो फुल फॉर्म है वो क्या है? इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन।
जो आर्थिक रूप से, इकोनॉमिक रूप से, पैसे, धन संपत्ति के रूप से जो कमजोर वर्ग है, उसको माना गया है इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन। और ये जो वीकर सेक्शन है किस कैटेगरी में है? जनरल कैटेगरी में। आपको पता होगा कि इंडिया में जो रिजर्वेशन मिलता है SC, ST, OBC, इनको रिजर्वेशन मिलता है, या फिर वुमेन को रिजर्वेशन मिलता है। ठीक है, तो इस अमेंडमेंट ने क्या किया कि जो बचे कौन? जनरल कैटेगरी के लोग। इस अमेंडमेंट ने ये कहा कि जनरल कैटेगरी के लोग भी गरीब हो सकते हैं। मींस आप एक तरह से ऐसे इसका सेंस निकाल सकते हैं कि जनरल कैटेगरी में यदि कोई बच्चा है, जनरल कैटेगरी का कोई व्यक्ति है, तो जरूरी नहीं कि जनरल कैटेगरी का हर व्यक्ति क्या हो? अंबानी हो। जनरल कैटेगरी का हर व्यक्ति अरबपति हो, ऐसा तो नहीं हो सकता ना, तो उसमें भी गरीब हो सकते हैं। तो इसको ध्यान में रखते हुए क्या किया? EWS का कोटा दिया गया। ये कहाँ कहाँ दिया गया? एक तो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स में दिया गया, तो गवर्नमेंट जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स होंगे उनमें इनको रिजर्वेशन मिल जाएगा 10% का, तो एडमिशन हो जाएंगे, जैसे DU में मिलता है। गवर्नमेंट में जो जॉब्स होंगी उसमें भी क्या मिल जाएगा? कोटा मिल जाएगा, वहां पर भी उनका एडमिशन हो जाए, सॉरी जो है जॉब उनको मिल जाएगी 10% की रिजर्वेशन के बेसिस पर। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। अब इसके लिए क्या किया गया था? कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 15 और आर्टिकल 16 में अमेंडमेंट किया गया था। दो नए सबसेक्शन उन्होंने डाले थे, ये 6 और इसका भी 6। तो आर्टिकल 15 का 6 और आर्टिकल 16 का 6। क्लियर? तो अच्छा मुझे बताओ जरा आप कमेंट में कि आर्टिकल 15 क्या कहता है, आर्टिकल 15 क्या कहता है और आर्टिकल 16 क्या कहता है? ठीक है, बताइए। ये दोनों आर्टिकल क्या कहते हैं? ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स है जो आपके एग्जाम्स में कई बार पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, तो इन्होंने आर्टिकल 15 का जो है क्लॉज 6 में इन्होंने क्या कहा कि 10% जो सीट्स हैं मे बी रिजर्व फॉर EWS फॉर एडमिशन इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस। तो आर्टिकल 15 जो है उसमें वो चेंज किया, तो किसके लिए किया? स्कूल्स जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं उनमें एडमिशन के लिए। आर्टिकल 16 में क्या कहा कि जो गवर्नमेंट जॉब्स हैं उनमें भी 10% का कोटा दिया जा सकता है। ठीक है, ये कहा। आइए चलो आगे बढ़ते हैं। तो ध्यान रखिएगा आर्टिकल 15, आर्टिकल 16 ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आप थोड़ा सा जुड़िए, आप कम्युनिकेट किया करो, थोड़ा लिखा करो। ठीक है, पेन चलाया करो, टाइपिंग किया करो थोड़ा सा, तो कनेक्शन मिलेगा, हमको भी पता चले कि आपको कितना समझ में आ रहा है, कितना नहीं आ रहा है, और आप इसको क्लास को मेरे साथ इस ये जो है न्यूज़पेपर एनालिसिस को कितना एंजॉय कर रहे हो। क्लियर? हाँ, मेरा आपके साथ में कमिटमेंट है कि मैं चाहता हूं कि नेक्स्ट टाइम जब आप GS के GK के क्वेश्चन सॉल्व करें तो आप ये क्लियरली पाए कि हाँ यार कितनी सारे क्वेश्चंस ऐसे थे जो प्रिडिक्ट किए थे, नरेश सर ने बताया था कि हाँ यहाँ से क्वेश्चंस आने वाले एग्जाम में बन सकते हैं। और फिर आप देखिएगा आने वाले एग्जाम्स में कि क्वेश्चन वहीं के उसी के आसपास में आपको क्वेश्चंस मिलने वाले हैं। तो इस डिस्कशन को हल्के में नहीं लेना है। ठीक है, चलिए। प्राइम मिनिस्टर पेड होमेज टू डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर उन महापरिनिर्वाण दिवस। ठीक है, तो अभी प्राइम मिनिस्टर साहब ने और भी बहुत सारे लोगों ने डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर इनको परिवान जो है दिवस पर क्या दिया है? होमेज दिया है, इनको श्रद्धांजलि दी है। ये महापरिनिर्वाण दिवस है क्या, जरा इसको जान लेते हैं, और अम्बेडकर साहब के बारे में भी कुछ चीजों को जान लेते हैं जो आपके एग्जाम में बार बार पूछा गया है। ये देखो जो महापरिनिर्वाण जो वर्ड है ये बुद्धिज्म में से आता है। ठीक है, बुद्धिज्म में दो वर्ड हम यहाँ पर आते हैं, एक तो होता है परिनिर्वाण, मीन्स ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है, मीन्स व्यक्ति जन्म मृत्यु के बंधन से क्या हो जाता है? फ्री हो जाता है। क्लियर? ये संस्कृत का एक वर्ड है जिसका मतलब क्या? रिलीज और फ्रीडम आफ्टर डेथ। अब आप न आपको दोबारा जन्म लेना है न आपको फिर से मरना है, बिकॉज जो भी जन्म लेगा वो मरेगा, उसकी डेथ निश्चित है। तो लॉर्ड बुद्धा मीन्स भगवान बुद्ध ने अपनी 80 इयर्स की एज में मीन्स क्या प्राप्त किया? महापरिनिर्वाण, मीन्स वो इस दुनिया से चले गए। ध्यान रखेंगे आप। तो अब ये बात कौन कहता है? महापरिनिर्वाण सूत्र। ये एक पुस्तक है बुद्धिज्म की। उसके अकॉर्डिंग क्या है कि लॉर्ड बुद्धा की जब डेथ हुई तो उनको क्या प्राप्त हो गया? महापरिनिर्वाण, वो इस दुनिया से चले गए और जन्म मृत्यु के बंधन से मुक्त हो गए। क्लियर? अच्छा, अब इसका अम्बेडकर साहब से क्या लेना देना है?
तो देखो अंबेडकर साहब की जब डेथ हुई थी 6 दिसंबर को 1956 में, तो उन्होंने अपने आप को बुद्धिज्म में ट्रांसफर कर लिया था। उन्होंने बुद्ध धर्म को क्या कर लिया था, अपना लिया था और अपने आप को बुद्धिस्ट घोषित कर लिया था अपने बहुत सारे चेलों के साथ में, अपने शिष्यों के साथ में। ठीक है, तो इनकी भी डेथ हुई। तो 6 दिसंबर को जब इनकी डेथ हुई तो उस समय कौन थे ये, मीन्स बुद्ध हो चुके थे। बुद्ध उस सेंस में नहीं, मतलब बुद्ध धर्म को अपना चुके थे। बुद्ध होना अलग बात है, बुद्ध होना मतलब ज्ञानी होना, ज्ञान का प्राप्त कर लेना। कैसा ज्ञान, आध्यात्मिक की बात यहाँ पर हो रही है। ठीक है, आध्यात्मिक ज्ञान की यहाँ पर बात हो रही है। तो बुद्ध होना वो एक अलग कॉन्सेप्ट की बात है। यहाँ हम कह रहे हैं कि इन्होंने बुद्ध धर्म को अपनाया और 6 दिसंबर को इनकी क्या हुई, मृत्यु हुई। ठीक है, तो इनके इस दिवस को, इस डेथ वाले डे को हम कोमेमोरेट करते हैं ऑल ओवर इंडिया। किसके लिए, इन्होंने इंडियन सोसाइटी के लिए बहुत सारे कंट्रीब्यूशन किए और ये बुद्धिस्ट लीडर भी थे। बात समझ में आई? तो इनके दिवस को महापरिनिर्वाण दिवस के रूप में मनाया जाता है। इनका जो जन्म हुआ, ये कई बार पूछ लिया था, 1891 में मऊ नाम की एक जगह है। कहां पर, जो अब मध्य प्रदेश में है। उस समय उसको हम क्या बोलते थे, सेंट्रल प्रोविंस बोलते थे। कई बार ये क्वेश्चन आया है कि बी आर अम्बेडकर साहब का जन्म कौन सी जगह हुआ था, तो मऊ नाम की एक जगह है। ठीक है, और इनकी डेथ कब हुई, तो 6 दिसंबर 1956 में इनकी क्या हुई, डेथ हुई। इनका एक मेमोरियल बना हुआ है जिसका नाम है चैत्य भूमि। अम्बेडकर साहब का एक क्या बना हुआ है, मेमोरियल बना हुआ है जिसका नाम है चैत्य भूमि, और वो कहाँ पर है, मुंबई में है। ठीक है, ये क्वेश्चन भी कई बार पूछा गया है। ही इज नोन एज द फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, उनको जाना जाता है, ऑल ऑफ यू नो। और इंडिया के वो पहले लॉ मिनिस्टर भी थे। ठीक है, ये क्वेश्चन भी कई बार पूछा गया कि इंडिया का लॉ मिनिस्टर कौन था। और आप तो फिर भाई लीगल का एग्जाम देने जा रहे हो, तो ऐसी बेसिक चीजें आपको पता हो। और वो ड्राफ्टिंग कमेटी ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जब बनाया जा रहा था, तो उसके क्या रहे, चेयरमैन। ठीक है, और वो जाने जाते हैं कि एक बहुत अच्छे नेता थे, लीडर थे, किसके लिए, दलितों के लिए और अदर जो सोशल बैकवर्ड क्लासेस थी उनके लिए। अब इनके कुछ इंपॉर्टेंट वर्क जान लेते हैं। तो देखो इनके इंपॉर्टेंट जनरल, एक तो था मूक नायक। मूक नायक, मूक का मतलब होता है जो बोलता ना हो, गूंगा नायक, जो बोलता ही ना हो। और दूसरा कौन सा है, बहिष्कृत भारत। ये ध्यान रखिएगा, इनकी पुस्तकों को कई बार पूछा गया है, बहिष्कृत भारत। ठीक है, कई बार ये पेन थोड़ा अजीब सा चल जाता है, तो उसमें ज्यादा उस पर मत जाइएगा कि सही लिखा है गलत। एक पुस्तक और एक जनरल और इनका था समता, एक इनका और जनरल था जनता। तो इनको लर्न रखिएगा, मूक नायक, बहिष्कृत भारत, समता और जनता। ये क्या है, इनके द्वारा लिखे गए जर्नल्स थे जो इनमें ये आर्टिकल्स वगैरह लिखते थे। इनकी ये जो बुक है बहुत पॉपुलर है और ये कई बार पूछी जा चुकी है। सबसे ज्यादा जिसको पूछा गया है वो है एनिहिलेशन ऑफ कास्ट। ठीक है, इस पुस्तक का नाम, इस बुक का नाम बहुत बार पूछा गया है। एक बुक और है द अनटचेबल, हु आर दे एंड व्हाई दे हैव बिकम अनटचेबल्स, ये बुक भी इन्होंने लिखी है। और दो बुक और हैं इनकी, बुद्धा एंड हिज धम्म, द राइज एंड फॉल ऑफ हिंदू वुमेन। ये इनकी मोस्ट इंपोर्टेंट बुक्स हैं जो आपको पता होनी चाहिए। इन्होंने कुछ ऑर्गेनाइजेशन का भी फाउंडेशन रखा था और उनमें से एक है बहिष्कृत हितकारिणी सभा। ठीक है, बहिष्कृत हितकारिणी सभा, हिंदी ही इसका नाम है, उसको हिंदी में ही आपको लर्न रखना होगा। इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी बहुत बार पूछी गई है, इसका ईयर भी पूछ लेता है। तो इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी का इन्होंने कब फाउंडेशन रखा, तो इसकी स्थापना हुई, स्टैब्लिशमेंट हुआ 1936 में। एक और इनकी ऑर्गेनाइजेशन थी जिसका नाम है शेड्यूल्ड कास्ट फेडरेशन, ये बनाई उन्होंने 1942 में। क्लियर हुई बात? तो ये आपको बहुत अच्छे से लर्न रखना होगा कि बी आर अम्बेडकर साहब की कौन कौन सी कुछ बुक्स थी और उन्होंने जो है कौन कौन सी ऑर्गेनाइजेशन का जो है फाउंडेशन रखा। तो इनको आप ध्यान रखिएगा जिससे कि आने वाले एग्जाम्स में आपके जीके के बहुत सारे क्वेश्चन क्या हो सके, इजीली सॉल्व हो सके। ठीक है, तो एक बार फिर से नजर डाल लेते हैं कि हमारे लिए क्या क्या इंपॉर्टेंट था। कि वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन की रिपोर्ट, जिसमें क्लाइमेट चेंज से रिगार्डिंग कुछ चीजें बताई गई हैं,
कि 2011 से और 20 तक का जो डिकेड है काफी वार्म रहा। इस बार डेथ कम हुई। ग्लेशियर्स 1 मीटर पर ईयर के अकॉर्डिंग के एवरेज रेट से क्या हो रहे हैं, पिघल रहे हैं, मेल्ट कर रहे हैं। और ज्यादातर डेथ इस बार जो हुई है वो हीट वेव से हुई है। और ट्रॉपिकल साइक्लोन्स ने क्या किया है, सबसे ज्यादा इकोनॉमिक लॉस किया है। और वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन यूनाइटेड नेशंस की एक स्पेशल एजेंसी है और इसका एस्टेब्लिशमेंट 1950 में हुआ। हेडक्वार्टर इसका जेनेवा में स्विट्जरलैंड में है। COP28 की मीटिंग अभी यूएई में चल रही है, जिसके शहर में उसका नाम है दुबई। और उसके प्रेसिडेंट इस बार हैं इस COP28 के डॉक्टर सुल्तान अल जबेर हैं। इसके जो है इस बार प्रेसिडेंसी इनके हाथ में, इनके मींस पास में है। ठीक है। और क्या है, दिल्ली गवर्नमेंट का जो ईडब्ल्यूएस कोटा को लेकर के इनका 1 लाख की लिमिट थी इनकम की, उसको हाई कोर्ट ऑफ दिल्ली ने 5 लाख कर दिया है। और ये सब किसके तहत है, मींस इसका बैकग्राउंड में जाएंगे तो ईडब्ल्यूएस का हमारे पास में एक रिजर्वेशन मींस है जो है एक्ट आया था, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट, जिसका नाम है 103rd उसका नंबर है। और 2019 में आया। 10% का इसने क्या किया, रिजर्वेशन दिया। और इसने कौन कौन से आर्टिकल्स में अमेंडमेंट किया, तो आर्टिकल 15 और आर्टिकल 16। आर्टिकल 15 कहता है कि किसी भी व्यक्ति के साथ में गवर्नमेंट क्या नहीं करेगी, कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेगी। प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन बेस्ड ऑन कास्ट, सेक्स, है ना, प्लेस ऑफ बर्थ और आपका रिलीजन, उसके बेसिस पर नहीं करेगी। आर्टिकल 16 क्या कहता है कि देयर विल बी इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटीज इन द गवर्नमेंट जॉब्स और गवर्नमेंट एम्प्लॉयमेंट और स्टेट एम्प्लॉयमेंट। आर्टिकल 16 कहता है। अब इन दोनों में इन्होंने क्या किया, अमेंडमेंट किया। फिर है हमारे पास में ये डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर का जो है महापरिनिर्वाण दिवस, और उस पर प्रधानमंत्री जी ने इनको श्रद्धांजलि और भी बहुत सारे लीडर्स ने दी। और ये मनाया जाता है 6 दिसंबर को। महापरिनिर्वाण का मतलब होता है लाइफ और डेथ की साइकिल से बाहर निकल जाना। और सबसे पहला महापरिनिर्वाण किसने अचीव किया था, तो लॉर्ड बुद्धा ने किया था। ओरिजिनली किसने किया था, लॉर्ड बुद्धा ने। ठीक है। और बी.आर. अम्बेडकर साहब का जन्म 1891 मऊ में हुआ। डेथ उनकी 6 दिसंबर 1956 को हुई। इनका मेमोरियल कहां पर है, चैत्य भूमि मुंबई में है। इंडिया के ये पहले लॉ मिनिस्टर रहे, चेयरमैन रहे ड्राफ्टिंग कमेटी ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के, और अच्छे खासे लीडर थे ये किसके, दलित्स के। इनके जो द्वारा जो जर्नल पब्लिश होते थे, मूक नायक, बहिष्कृत भारत, समता और जनता। इनकी बुक जो काफी पॉपुलर है, एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, बुद्धा और कार्ल मार्क्स, बुद्धा और कार्ल मार्क्स। और कौन सी बुक है इनकी, और इनकी बुक है द अनटचेबल्स। ठीक है। और बुक कौन सी है, बुद्धा एंड हिज धर्म, द राइज एंड फॉल ऑफ हिंदू मूवमेंट। इनके द्वारा फाउंडेड जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो कौन कौन सी हैं, बहिष्कृत हितकारिणी सभा और इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी। इनकी तीनों की आप ईयर लर्न कर लें तो इट विल बी बेनिफिशियल फॉर यू। और इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी 1936, शेड्यूल्ड कास्ट फेडरेशन 1942। सो स्टूडेंट्स, आज के लिए हमारे पास इतना ही। और कल अगेन वी आर गोइंग टू मीट विथ सच काइंड ऑफ इम्पोर्टेंट न्यूज। तब तक के लिए बाय बाय।